देखिए, नाभिकीय भौतिकी के पिछले वीडियो में मैंने आपको नाभिक के द्रवबूंद मॉडल, फर्मी गैस मॉडल और शेल मॉडल के बारे में बताया था। और द्रवबूंद मॉडल के साथ साथ द्रवबूंद के विभिन्न गुणों के बारे में कि ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनके आधार पर उसकी तुल्यता नाभिक के साथ की जा सकती है। इस वीडियो में द्रवबूंद मॉडल के आधार पर नाभिक के स्थायित्व और इसके विखंडन की व्याख्या के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे पहले बोर और व्हीलर ने 1939 में इसकी व्याख्या करी थी। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल यानी कि असंपीड्य द्रव बूंद के समान नाभिक में पृष्ठ तनाव बल और एक कूलॉम बल, पृष्ठ तनाव बल यानी कि सरफेस टेंशन और कूलॉम बल यानी कि नाभिक में जो प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। तो उन पृष्ठ तनाव बल और कूलॉम बलों के असंतुलन से उत्पन्न जो कंपन है उस पर ये आधारित है। तो देखिए, नाभिक जो कोई भी बूंद होती है, द्रव की बूंद होती है, उसको इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि उसको आप प्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। तो शांत अवस्था में नाभिक को गोलाकार असंपीड्य द्रव बूंद यानी कि आकृति कैसी मानी है? गोलाकार। नाभिक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। और नाभिक का जो गोलाकार आकृति है उस गोले की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। ये मैंने पिछले वीडियोज में एक हमने वो निकाला था कि नाभिक की आकृति जो है, रेडियस जो है वो 10⁻15 मीटर होती है। ठीक है। अब देखिए, तो अब ये जो दो पृष्ठ तनाव और कूलॉम प्रतिकर्षण बल जो है इसके गोलाकार आकृति को बनाए रखते हैं किस अवस्था में? जब नाभिक जो है शांत अवस्था में होता है। और इसको स्थिति ए, जो देखिए यहाँ पर स्थिति ए दिखाई गई है, स्थिति ए में नाभिक की आकृति गोलाकार दर्शाई गई है। जब इस गोलाकार आकृति पर एक न्यूट्रॉन, देखिए इधर से मैं एक एरो का निशान बना रहा हूँ, यहाँ से एक न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन आता है, थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं इसको। ये जब आता है तब उसको ये नाभिक कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद में इसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है और नाभिक जो है वो उत्तेजित हो जाता है। यानी कि उत्तेजित हो जाता है तब इसकी शेप जो है इससे इस प्रकार की शेप हो जाती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये दीर्घवृत्त शेप है। तो ये कह सकते हैं कि नाभिक द्वारा न्यूट्रॉन के ग्रहण करने से नाभिक को उत्तेजन ऊर्जा प्राप्त होती है। और नाभिक के जो विभिन्न आकृतियां हैं उनको दिखाया गया है। ये दो बी आकृति, ये दोनों जो हैं, देखिए ये दोनों ही बी आकृति हैं। या तो नाभिक जो है न्यूट्रॉन के कैप्चर करने के बाद में इस प्रकार की आकृति ग्रहण करेगा या इस प्रकार की आकृति ग्रहण कर लेगा। अब नाभिक को जो उत्तेजन ऊर्जा है वो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा बंधन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यानी कि मैं ये अपन ये कह सकते हैं कि नाभिक को जो उत्तेजन ऊर्जा है वो न्यूट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा थी, न्यूट्रॉन कहीं से आ रहा था तो उसकी ऑब्वियसली उसकी गतिज ऊर्जा है, और जब वो नाभिक में पहुंच जाता है तो उसकी बंधन ऊर्जा के रूप में मिलती है। इस प्रक्रिया में उत्तेजित नाभिक का पृष्ठ जो है कंपन करना प्रारंभ कर देता है। क्यों करना प्रारंभ कर देता है? क्योंकि अब नाभिक जो है कौन सी अवस्था में है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तेजित अवस्था में है। नाभिक उत्तेजित अवस्था में होने के कारण से नाभिक का पृष्ठ जो है कंपन करना प्रारंभ कर देता है और विरूपण बलों के प्रभाव में जो नाभिक का जो आकार है वो गोलीय आकार से विकृत होकर कैसा हो जाता है? एलिप्सोइडल यानी कि दीर्घवृत्त जैसा आकार हो जाता है। यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक नहीं है, देखिए सारा का सारा रोल किसका है? उत्तेजन ऊर्जा का है। यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक नहीं है तो पृष्ठ तनाव बल नाभिक को अपने प्रारंभिक गोलीय आकार में लाने का प्रयास करता है। यानी कि कौन सा बल? पृष्ठ तनाव बल जो है, जो कि पृष्ठ तनाव क्या होता है? नाभिक किसी भी द्रव्य का वो गुण होता है जो उसकी सरफेस को सिकोड़ने का यानी कि खींचने का काम करता है। तो उसके कारण से उत्तेजन ऊर्जा यदि कम है तो पृष्ठ तनाव बल जो है उसको प्रारंभिक गोलीय आकार में लाने का प्रयास करता है। और
यदि उत्तेजन ऊर्जा अधिक है तो वह जो नाभिक की आकृति है वो विकृत हो जाती है। इन दोनों के प्रभाव में नाभिक का पृष्ठ कंपन करता है और जो कम उत्तेजन ऊर्जा है वह गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित होती है। क्वांटम भौतिकी जो आपका पहला पेपर है उसमें पहला ही यूनिट है, उसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम है। उसमें अधिकतम ऊर्जा के जो कण हैं या किरणें हैं वो गामा किरणें होती हैं। अधिकतम ऊर्जा की किरणें गामा किरणें होती हैं तो वो कहाँ से निकलती है? नाभिक से निकलती है। जब कोई नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है तो उससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो गामा किरणें होती हैं। उत्तेजन ऊर्जा का मान यदि अधिक है तो नाभिक के भारी होने के कारण इसमें दोलन जो है प्रचंड होता है। देखिए, उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक है, दूसरी पहली कंडीशन अधिक नहीं था तो वो वापस सरफेस टेंशन जो है पृष्ठ तनाव बल वापस उसको उसी की आकृति में ले जाता है। और यदि अधिक है तो एक्चुअली में जो भारी नाभिक हैं 92 यूरेनियम 235 से अधिक द्रव्यमान वाले नाभिक जो हैं वो उनमें दोलन प्रचंड होता है और नाभिक जो है किस प्रकार की आकृति प्राप्त कर लेता है? डंबल आकृति प्राप्त कर लेता है। डंबल आकृति मैं इधर साइड में बना रहा हूं, ये देख सकते हैं आप, ये डंबल आकृति है, ये इस प्रकार से डंबल आकृति है। अब डंबल जो है इसमें ये दो लोब हैं, ठीक है, दो भाग हैं, एक पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। अब दोनों भागों का बराबर होना आवश्यक नहीं है, दोनों भागों का बराबर आवश्यक नहीं है। अब नाभिक के अंदर इधर भी प्रोटॉन है और इधर भी प्रोटॉन्स हैं, यानी कि अब प्रोटोनों के मध्य प्रतिकर्षण कूलॉम बल, यानी कि कूलॉम बल जो होता है, समान आवेश है तो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और उस बल के कारण से दोनों भागों की दूरी जो है वो बढ़ती जाती है और यह जो है वो क्रांतिक अवस्था को पार कर जाता है। देखिए इस चित्र में वापस मैं बताऊं, क्रांतिक अवस्था कौन सी है? ये डी अवस्था क्रांतिक अवस्था होती है। ये अवस्था जो है ये क्रांतिक अवस्था होती है। इस अवस्था को क्रांतिक अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार नाभिक न्यूट्रॉन को कैप्चर करने के बाद में यदि इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो ये पुनः वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट सकता, इसलिए इसको क्रांतिक अवस्था कहते हैं। और अब नाभिक जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि ये भाग और ये भाग क्या हो जाता है? यहाँ से टूट जाता है, अलग हो जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो 10 की पावर -12 सेकंड में पूरी हो जाती है। तो विखंडन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है कि विखंडन जो है, जो नाभिक है वह क्रांतिक अवस्था डी को प्राप्त कर सके। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए नाभिक को जो दी गई ऊर्जा है वो क्रांतिक विरूपण ऊर्जा, क्रिटिकल डिफॉर्मेशन एनर्जी या संकीर्ण ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। इसको EC से डिनोट किया जाता है। अब विखंडन की प्रक्रिया को विखंडन उत्पाद के मध्य स्थितिज ऊर्जा ईत और उनके मध्य दूरी के बीच आरेख खींचकर भी समझा जा सकता है। अभी हम आरेख पे चर्चा करेंगे। अब देखिए विखंडन में फ्री होने वाली ऊर्जा या बंधन ऊर्जा जो है, निर्मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है? ये m मास है किसका? संयुक्त नाभिक का। ये एक अलग होने वाला द्रव्यमान, ये दूसरे अलग होने वाले द्रव्यमान का नाभिक का द्रव्यमान है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों जो उत्पाद नाभिक हैं ये अलग हो जाते हैं और इनके द्रव्यमान को संयुक्त नाभिक के द्रव्यमान में से घटा दिया जाए तो जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह फ्री होने वाली ऊर्जा कहलाती है, फ्री एनर्जी जिसको कहते हैं, निर्मुक्त ऊर्जा। और यह लगभग 92 यूरेनियम 235 के लिए हम चर्चा कर चुके थे पहले पिछली वीडियो में। ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास प्राप्त होती है। अब भिन्न भिन्न नाभिक हैं, जैसे 92 यूरेनियम 235 के लिए चर्चा करी थी, प्लूटोनियम के लिए अलग है, थोरियम के लिए अलग है, यूरेनियम 238 के लिए मान अलग है। तो सभी नाभिकों के लिए निर्मुक्त ऊर्जा EF का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अब निर्मुक्त ऊर्जा के आधार पर सभी नाभिकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, स्थिति जिसमें A, B, C द्वारा दर्शाया गया है। आगे हम चर्चा करते हैं। संयुक्त नाभिक की प्राचीर ऊर्जा यानी कि बैरियर एनर्जी है और ऊर्जा जो है नाभिक के विखंडन से प्राप्त दो उत्पाद नाभिकों के मध्य कूलॉम स्थितिज ऊर्जा, जब वह
जस्ट टच करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपके सामने डायग्राम है ए, बी और सी, जिसमें 3 प्रकार की ऊर्जा है, और इस पॉइंट पर जस्ट टच करते हैं। जब दो नाभिक आपस में जस्ट टच कर रहे हैं तब उनकी ऊर्जा का मान इस दूरी पर ये होता है, यहाँ पर ये मान दिया गया है। तो देखिए जब EF यानी कि फ्री होने वाली ऊर्जा का मान संकीर्ण ऊर्जा से यदि अधिक है तो यह अवस्था A इज ग्रेटर देन 250 वाले नाभिकों में ही ये पाई जाती है, और इस प्रकार के नाभिकों के लिए स्वतः विखंडन की संभावना अधिक होती है। इस कारण ऐसे नाभिक जो स्वतः विखंडित हो जाते हैं प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये नाभिक अपने आप ही विखंडित हो जाते हैं। अब देखिए EF इज लेस देन EC यानी कि फ्री होने वाली ऊर्जा का मान एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि संकीर्ण ऊर्जा से यदि कम है तो इस प्रकार के नाभिक यानी कि 92 यूरेनियम 235 के आसपास के नाभिकों में पाई जाती है यह अवस्था। तो इनके लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान ये दिया गया है और उत्तेजन ऊर्जा का मान दिया गया है। यूरेनियम, थोरियम, पैलेडियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम सबके लिए यह टेबल दी गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इनके लिए EF का मान EC यानी कि संकीर्ण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सारणी के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कौन से नाभिकों के लिए तो EF इज ग्रेटर देन EC है और कौन से नाभिकों के लिए EF इज लेस देन EC है। इसके बारे में जैसे अपने चर्चा करी थी, इस पॉइंट पर जब दो नाभिक जस्ट टच करते हैं तो उस समय कूलॉम ऊर्जा का मान EC इक्वल टू Z1 Z2 E स्क्वायर अपॉन R1 R2 होता है। इस ऊर्जा से अधिक नाभिक की ऊर्जा होने पर ही नाभिक के विखंडन की संभावना होती है और यह विखंडन की प्रक्रिया तभी संभव होती है जब संयुक्त नाभिक का द्रव्यमान उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान से अधिक होता है। नाभिक में EC माइनस EF ऊर्जा का मान संकीर्ण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। यानी कि EC क्या थी, कूलॉम ऊर्जा है, EF क्या है, फ्री ऊर्जा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। यहाँ पर इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो है EC का मान ये रहा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये थ्योरी बताई गई है कि जब न्यूट्रॉन का कोई नाभिक कैप्चर करता है, प्रग्रहण करता है, तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। संयुक्त नाभिक के उत्तेजन ऊर्जा की गणना सामयिक आनुभविक बंधन ऊर्जा सूत्र से की जा सकती है। तो ये विभिन्न जैसे अलग अलग नाभिकों के लिए एग्जाम्पल कोट किए गए हैं। तो क्रांतिक अवस्था को पार कर नाभिक विखंडित हो जाते हैं और ऐसे नाभिक केवल गामा किरणों का उत्सर्जन कर मूल अवस्था में भी आ सकते हैं। जो नाभिक विभव प्राचीर को पार नहीं कर पाते हैं और विखंडित नहीं होते हैं, वह केवल गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं और मूल अवस्था में आते हैं। कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पाद नाभिक प्राप्त होते हैं। अब देखिए EF इज वेरी वेरी लेस देन EC यानी कि निर्मुक्त ऊर्जा का मान कूलॉम ऊर्जा से बहुत कम हो तो ऐसे नाभिक जो है जिनकी द्रव्यमान संख्या 85 से लेकर 209 तक होती है वो इस श्रेणी में आते हैं। और इन प्रकार के नाभिकों के लिए विखंडन के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि लिखा हुआ है विखंडित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के नाभिकों का विखंडन नहीं होता है। कोणत्याही नाती